हेलो डीएवियंस, मेरा नाम है मनीष। वेलकम टू डीएवी गुरु। आज हम लोग क्लास 8 का सोशल साइंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि चैप्टर नंबर 16 को हमें आगे कंटिन्यू करना है। इसका पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका था, जिसका लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा। आप उसको जरूर देख लीजिएगा ताकि पूरा चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। आपकी क्लास के ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट्स का वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। उनको देखने के लिए सिंपली आपको यूट्यूब पर डीएवी गुरु सर्च करके इस चैनल पर आ जाना है। उसके बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है, जहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में आपको हर क्लासेस के वीडियोस मिल जाएंगे और यहाँ से आप अपने क्लास के वीडियोस को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए ताकि आपके क्लास के हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास में हम लोग ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के टॉपिक्स को हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। आज सबसे पहले हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स के बारे में जानेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 4 बेसिक फीचर्स है और चारों के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी तरह का अमेंडमेंट, किसी तरह का चेंज लाना हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, उसके लिए क्या तरीका है। टोटल 3 प्रोसीजर है जिसके थ्रू अमेंडमेंट लाया जाता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और तीनों प्रोसीजर के बारे में हमें अच्छे से समझना है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। हर टॉपिक को आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड्स के एग्जाम में चैप्टर के 20 से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने ब्रेन मैपिंग में ही देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 4 बेसिक फीचर्स है, जिसमें कि पहला है यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और चौथा है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान सबसे अलग है, सबसे खास है। कैसे, उसके बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इट्स यूनिकनेस। सबसे अलग हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। जितने भी बेस्ट फीचर्स थे पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें हमारे नीड्स और कंडीशन के हिसाब से मॉडिफिकेशन किया गया, उसमें चेंजेस लाए गए। हमने पिछले क्लास में ही पढ़ा था कि हमारे संविधान में बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमने दूसरे देशों के संविधान से अडॉप्ट किया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने वहाँ से कॉपी किया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पेस्ट कर लिया। वहाँ से जो कुछ भी हमने अडॉप्ट किया, वहाँ से जो कुछ भी अडॉप्ट किया गया था, उसमें पहले मॉडिफिकेशन किया गया, उसमें चेंजेस लाए गए हमारे देश के लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से और हमारे देश के लोगों का कंडीशन क्या है उसके हिसाब से, ताकि सबके ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और सबके कंडीशन को और बेहतर किया जा सके। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे भारत का संविधान बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है, जो कि दुनिया भर के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एट द सेम टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत के लोगों के नीड्स और एस्पिरेशन को इग्नोर भी नहीं करता है। सबका जो भी ज़रूरत है, सबकी जो भी अभिलाषा है, जो भी इच्छाएं हैं, सबको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान में रखता है और उसको पूरा करने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा फीचर है कि इट इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया भर में सबसे लंबा है, सबसे लेंथीएस्ट है और सबसे डिटेल्ड है। इसमें कुछ भी शॉर्टकट में नहीं लिखा गया है, जो कुछ भी इसमें मेंशन्ड है पूरा डिटेल में उसके बारे में बताया गया है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। आप अपने बुक को ही देख लीजिए, आपका बुक बहुत सारे चैप्टर्स में बटा हुआ है। बिल्कुल उसी तरह से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ है। इसमें टोटल 22 पार्ट्स हैं। इसमें 395 आर्टिकल्स आपको मिलेंगे और 12 शेड्यूल्स मिलेंगे। लेकिन ये डेटा समय के हिसाब से चेंज होते रहता है। जब जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट, मतलब कोई भी बदलाव लाया जाता है। अगर आपको अभी का डेटा चाहिए कि अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं, तो आप विकिपीडिया पे चेक कर सकते हैं। हे गूगल, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? According to Wikipedia, the Constitution has a preamble and 470 articles, which are grouped into 25 parts. मतलब अभी के हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं, 470 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। आपके एग्जाम में अगर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके नए वाले बुक में आप चेक कीजिएगा, उसमें जो दिया रहे आप वही एग्जाम में लिखिएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे और इसके बनने का सिर्फ एक ही मकसद था और वो था संविधान का निर्माण करना। इस असेंबली को पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में, और ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इसको इसी दिन पूरी तरह से अडॉप्ट और इन्फोर्स नहीं किया गया।
इसको 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से अपनाया गया और पूरे देश में लागू किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं। फर्स्ट यहाँ पर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो है इसका यूनिकनेस। आपको ये भी याद रखना है कि भारत का संविधान सबसे लंबा और सबसे डिटेल्ड है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में, और 26 नवंबर 1949 डेट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इस दिन फाइनल ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ था और इसको पूरी तरह से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 के दिन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगला बेसिक फीचर है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में अवेलेबल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। इसको ड्राफ्ट किया गया था मतलब बनाया गया था, और इनेक्ट किया गया था मतलब लागू किया गया था। किसके द्वारा? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जिसमें बहुत सारे लीडर्स थे। आपके लिए एक छोटा सा टास्क है कि आपको कमेंट में बताना है 2 ऐसे लीडर्स के नाम जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थे। वो सभी लीडर्स स्पेशली इलेक्टेड थे, उनको खासकर चुना गया था इसी पर्पस के लिए, इसी काम के लिए, ताकि वो संविधान को बना सके। इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। और डॉक्टर BR अम्बेडकर इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगला फीचर है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड हम लोग उन चीज़ों को बोलते हैं जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाया जा सकता है, और फ्लेक्सिबल हम लोग उन चीज़ों को बोलते हैं जिसमें चेंजेस लाया जा सकता है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों कैसे हो सकता है? एक साथ ये रिजिड और एक साथ फ्लेक्सिबल दोनों कैसे हो सकता है? डिटेल में हम लोग यहाँ पर इसके बारे में जानेंगे। सब कुछ हमें इस पैराग्राफ में बताया गया है। एक कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग रिजिड बोलेंगे या फ्लेक्सिबल बोलेंगे, ये इस पर डिपेंड करता है कि उसमें अमेंडमेंट्स लाने का, उसमें चेंजेस लाने का प्रोसीजर यानी कि तरीका क्या है। अगर हम लोग एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कोई भी चेंजेस आसानी से नहीं लाया जा सकता है, उसको हम लोग रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट अगर हम लोग फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कि आसानी से चेंजेस लाया जा सकता है, जिसको आसानी से अमेंड किया जा सकता है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। दोनों तरह के कॉन्स्टिट्यूशन का अपना अपना बेनिफिट होता है, अपना अपना फ़ायदा होता है। अगर हम लोग एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के फ़ायदे की बात करें तो जिस कंट्री में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कंट्री स्टेबल होगा और उसमें कोई भी बड़ा बदलाव आसानी से नहीं आ पाएगा, जो कि अच्छा होता है कभी कभी। लेकिन अगर हम लोग फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वाले कंट्री की बात करें तो ऐसे कंट्री को प्रोग्रेसिव इन नेचर माना जाता है। इसका नेचर प्रोग्रेसिव माना जाता है, मतलब समय के हिसाब से बदलने वाला, समय के हिसाब से प्रोग्रेस करने वाला माना जाता है, जिससे कि किसी कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ इस तरीके से बनाया गया ताकि इसमें दोनों तरह के कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छा फीचर हो। इसमें रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का भी फीचर हो और एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का भी फीचर हो। आपको याद होगा कि हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 में पढ़ा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल होता है जिसमें कि किसी भी कंडीशन में एक भी वर्ड चेंज नहीं किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, ये फिक्स्ड है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि समय समय पर हमारे संविधान में कुछ कानून जोड़े भी जा सकते हैं और कुछ पुराने कानून जिसका अभी के समय के हिसाब से कोई भी मतलब नहीं बनता है, उनको हटाया भी जा सकता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है। हमारा संविधान सिर्फ एक पवित्र ग्रंथ ही नहीं है जिसको हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का फ्रेमवर्क माना जाता है, बल्कि इसके अलावा ये एक इंस्ट्रूमेंट भी है जिसका रिक्वायरमेंट तब आता है जब हमारे संविधान में कोई भी चेंजेस, कोई भी मॉडिफिकेशन करने होते हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा कि रिसेंटली हमारे भारत के संविधान से कुछ अननेसेसरी कानून हटाए गए थे, जिसमें कि एक था धारा 370, जिसके हटने के कारण कश्मीर पूरी तरीके से भारत का हिस्सा बन गया और पत्थरबाज अपने आप खत्म हो गए। उसी तरह हमारे संविधान में ट्रिपल तलाक के लिए कानून जोड़े गए ताकि मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय को रोका जा सके। इस तरह के जितने भी मॉडिफिकेशंस, जितने भी चेंजेस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है और किया जाएगा, उसका कुछ नियम कानून होता है। ऐसा नहीं होता है कि प्राइम मिनिस्टर सूत के उठा और उसका कोई कानून बनाने का मन कर गया और कल होके वो कानून बना देता है और पूरे कंट्री में वो कानून लागू हो जाता है। और ऐसा भी नहीं होता है कि संविधान को फॉलो करते हुए देश का पार्लियामेंट कोई कानून बनाए।
150 करोड़ की आबादी में 500 लोगों को कानून पसंद न आए, उस कानून को हटवाने के लिए वो लोग हाईवे को जाम कर दें और सरकार कानून को वापस ले ले। इन दोनों कंडीशन में से अगर एक भी चीज हमारे कंट्री में होता है तो वो हमारे संविधान के हिसाब से बिल्कुल गलत है और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान में किसी भी तरह के अमेंडमेंट के लिए 3 नियम है, 3 मेथड्स है। उसी मेथड को फॉलो करते हुए कोई भी चेंजेस लाया जा सकता है और तीनों मेथड के बारे में हमें अगले टॉपिक में पढ़ना है। यहाँ पर आपको 2-3 चीज याद रखना है, जैसे कि भारत का संविधान रिटेन फॉर्म में है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और B.R. अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे। दूसरे पैराग्राफ में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इसका डेफिनेशन आपको याद रखना है और एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इसका डेफिनेशन आपको याद रखना है। इस टॉपिक का टाइटल है प्रोसीजर्स ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में किसी भी बदलाव को लाने के लिए कौन कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसी के बारे में यहाँ पर हम लोग को अच्छे से समझना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह से चेंजेस लाया जा सकता है, जिसमें कि पहला है बाय सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा है बाय स्पेशल मेजॉरिटी और तीसरा है स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन। सिंपल मेजॉरिटी से किसी भी कानून का बनना बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि क्लास में मॉनिटर का इलेक्शन होता है। मान लेते हैं पार्लियामेंट में एक नया बिल लाया गया, एक नए कानून को इंट्रोड्यूस किया गया और पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स हैं अगर 50% से ज़्यादा उसको सपोर्ट कर देते हैं तो वो कानून बन जाएगा। बस वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसके कारण हम लोग बहुत ही आसानी से कोई भी अमेंडमेंट बिल को पास करवा सकते हैं बाय सिंपल मेजॉरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बिल अप्रूव कर दिया जाता है मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स के द्वारा, जो कि वोटिंग के लिए प्रेजेंट है दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस में। पार्लियामेंट का 2 हाउस होता है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। अगर इन दोनों हाउसेस के मेजॉरिटी मेंबर्स मतलब आधे से ज़्यादा मेंबर्स इसका सपोर्ट कर देते हैं, कहते हैं कि बिल पास हो जाना चाहिए, उसको वोट दे देते हैं तो बिल पास हो जाता है और वो बिल कानून बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का दूसरा तरीका है बाय सिंपल मेजॉरिटी। इसमें 2 कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है तभी कानून पास होता है। एक तो वही कंडीशन है जो कि हमने सिंपल मेजॉरिटी में देखा, मतलब आधे से ज़्यादा लोग कानून के सपोर्ट में आने चाहिए जो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं। और एक दूसरा कंडीशन भी है जो कि यहाँ पर बताया गया है, चलिए स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो भी अमेंडमेंट बिल है उसको दोनों हाउसेस से अप्रूवल लेना पड़ेगा, दोनों पार्लियामेंट हाउसेस से अप्रूव हो जाना पड़ेगा। और अप्रूव होने का 2 कंडीशन है, पहला है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप और दूसरा है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। पहले कंडीशन का मतलब वही हुआ जो कि हमने इसमें पढ़ा था, मतलब आधे से ज़्यादा मेंबर्स का सपोर्ट मिलना चाहिए तभी कानून पास होगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि पार्लियामेंट के 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए और वोटिंग में हिस्सा लेने चाहिए। अगर टोटल मेंबर्स का 2/3 प्रेजेंट नहीं है और वो वोटिंग नहीं कर रहे हैं तो उस केस में कानून को पास नहीं किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर अमेंडेड बाय दिस मेथड। ज़्यादातर जो भी संशोधन किया जाता है हमारे कानून में, जो भी चेंजेस लाया जाता है, इसी मेथड से लाया जाता है। इंपॉर्टेंट है इसलिए शॉर्ट में इसको एक बार और समझा देते हैं। किसी भी बिल को पास होने के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, दोनों हाउसेस में पास होना पड़ेगा, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। पास होने का 2 कंडीशन है, एक तो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब आधे से ज़्यादा मेंबर्स उसको सपोर्ट करने चाहिए तभी कानून बनेगा। और वोटिंग के समय टोटल मेंबर्स के 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट भी होने चाहिए और वोटिंग में भी हिस्सा लेने चाहिए, उनको वोट भी करना पड़ेगा तभी कानून पास होगा। अमेंडमेंट का तीसरा तरीका है स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन। स्पेशल मेजॉरिटी तो वही चीज है जो कि हमने यहाँ पर डिटेल में अभी पढ़ा। रेटिफिकेशन का मतलब क्या है वो हमें यहाँ पर अच्छे समझना है। यहाँ पर बोला गया है आफ्टर द बिल इज पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी इन द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। जब कोई भी बिल स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में पास हो जाता है फिर इसको कम से कम आधे लेजिस्लेचर के द्वारा अप्रूवल मिलना चाहिए। हर स्टेट में एक लेजिस्लेचर होता है। अगर हम लोग सिंपल भाषा में बोलें तो जितने भी स्टेट्स इंडिया में हैं अगर आधे स्टेट्स उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कानून को तो वो कानून पास होगा। अगर आधे से ज़्यादा स्टेट कहते हैं कि कानून पास नहीं होना चाहिए तो कानून पास नहीं होगा। Whenever the need was felt, जब भी हमें ज़रूरत महसूस हुआ हमने भारत के संविधान में उसी के हिसाब से अमेंडमेंट, उसी के हिसाब से चेंजेस किया ताकि हमारे डिमांड्स पूरे हो सके, हमारा नेशनल गोल्स अचीव हो सके और जितनी भी एविल प्रैक्टिसेस हैं हमारे समाज में, जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी कुरीतियां हैं
उनको पूरी तरीके से इरेडिकेट किया जा सके, पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए एबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स किया गया। क्या होता है प्रीवी पर्स, हम लोग यहाँ पर डू यू नो में पढ़ लेंगे। प्रीवी पर्स को खत्म किया गया, बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया, रिजर्वेशन दिया गया ओबीसी को, राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसा कानून बना, राइट टू एजुकेशन मिला, सबको शिक्षा का अधिकार, रिजर्वेशन दिया गया, सीट्स में रिजर्वेशन, लोकल सेल्फ बॉडीज़ में जैसे कि पंचायत होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसमें वुमेन के लिए सीट रिजर्व किया जाता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 7 में। ये सब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे कि ये प्रूव होता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डायनेमिक है, मतलब इसमें समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। अब तक हमने अपने संविधान के बारे में जितना कुछ पढ़ा, इससे ये साबित हो जाता है कि हम लोग कमिटेड हैं अपने इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इंडिया को बदलने के लिए, ताकि हम अपने इंडिया को एक ट्रूली सेक्युलर, सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना सकें। अब ये सेक्युलर का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में हमें अगले क्लास में पढ़ना है, जिसको हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे। हमने अभी पढ़ा था कि प्रीवी पर्स को भी एबॉलिश किया गया था, हमारे संविधान से हटा दिया गया था। आखिर था क्या ये प्रीवी पर्स, उसी के बारे में इस वाले डू यू नो में बताया गया है। आपको पता होगा कि आज़ादी के पहले हमारा भारत अलग अलग भागों में बटा हुआ था, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था, जिसको जोड़ने का काम हमारे भारत के सबसे दिग्गज नेता, हमारे भारत के लौह पुरुष, आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इन सभी प्रिंसली स्टेट्स के जो किंग्स थे, जब वो भारत का हिस्सा बन चुके थे आज़ादी के बाद, उसके बाद भी उनको एक फिक्स्ड एनुअल अमाउंट दिया जाता था। हर साल उनको कुछ पैसा दिया जाता था स्टाइपेंड के तरह, और उसी पैसे को क्या कहा जाता था, प्राइवी पर्स कहा जाता था। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करके इसको एबॉलिश कर दिया गया, इस कानून को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया। फाइनली आज की क्लास में हमने इतने सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद के टॉपिक्स को हम लोग पार्ट 3 में पढ़ लेंगे। पार्ट 3 का वीडियो भी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ऐसे वीडियोस बनाने के लिए आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताइए। और इन सब के बदले में हम आपके सब्जेक्ट्स को और भी इजी और इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे। अब तक आपके एसएसटी के जितने भी चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करवा दिया है, उनके वीडियोस को देखने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए और इसके बाद वाली क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।